तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कर्ल, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा हुआ था। इस क्लास में एक हम लोग देखेंगे एक जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, ये हम लोगों का जो टॉपिक हो जाता है, इस टॉपिक का जो नाम है वो है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। ये किसी भी अदिश क्षेत्र का जो ग्रेडियंट होता है, प्रवणता होता है, उसको शो करता है, उसके बारे में बताता है। और इसको जनरली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि या तो इसका फॉर्म जो हमारे पास है वो ऐसा लिखाता है, ग्रेडियंट ऑफ, मान लेते हैं कि कोई स्केलर फंक्शन या अदिश फलन है ग्रेडियंट फाई, और ये हम लोग अगर फाई लिखते हैं तो ये ऐसा कि डेल फाई अपॉन डेल फॉर्म के हम लोग जब लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा डेल फाई अपॉन डेल एन इंटू एन कैप। एक फॉर्म ये हमारा कहलाता है। दूसरा फॉर्म जो होता है हम लोग इसी को लिख देते हैं वेक्टर डेल, और ये अदिश क्षेत्र या फिर स्केलर फील्ड। तो ये हम लोग के पास, और ये फिलहाल ये पॉजिटिव होता है, तो ये हुआ हम लोग के पास डेल फाई अपॉन डेल एन इंटू एन कैप। तो इस तरीके से हम लोग के पास ये दोनों लिखाते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट जो होता है वो किसी भी अदिश क्षेत्र को या फिर स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में या वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि में परिवर्तन करने का काम करता है, चेंज करने का काम करता है। तो ये हम लोग के पास एक इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अदिश क्षेत्र को सदिश क्षेत्र में बदलने के लिए काम आता है। तो जनरली हम अभी इसका डेरिवेशन देखेंगे कि डेरिवेशन इसका किस तरीके से हम लोग डिराइव करते हैं, या एक्सप्रेशन किस तरीके से हम लोग को डिराइव करना है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में यही बोला जाता है कि किसी भी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकालिए, या इस तरीके से सीधा सीधा डायरेक्ट वो क्वेश्चन बोल देता है कि ये प्रूफ कीजिए। तो एक हम लोग के पास है, इसको अब किस तरीके से हम लोग डिराइव करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो रहने के लिए ये फिलहाल ये ईजी ही है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ करते हैं कि हम लोग के पास कोई भी एक इस तरीके से दो हम लोगों ने एक सरफेस ले लिया है। एक मान लेते हैं एक सरफेस ये हो गया, कोई अदिश क्षेत्र में लिया जा रहा है, स्केलर फील्ड में लिया जा रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने कोई दो हम लोगों ने क्या किया, कोई क्षेत्र ले लिया, फील्ड ले लिया। इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको मैंने बोला S1, और ये सरफेस को हम लोगों ने बोल दिया है S2। ये हम लोगों ने इस तरीके से लिया हुआ है। और ये जो दो सरफेस हैं वो अदिश क्षेत्र में है, स्केलर फील्ड में है, एग्जिस्ट करते हैं स्केलर फील्ड में या फिर अदिश क्षेत्र में। और मान लेते हैं कि हम लोगों ने S1 में जो स्केलर फंक्शन है या अदिश राशि है या फलन है वो फाई है, और यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा हुआ है ये S2 सरफेस पर जो है, मान लेते हैं अदिश फलन हमारे पास क्या है, तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं कोई चेंजेस के साथ ये हो जाएगा फाई प्लस डी फाई। और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने लिया हुआ है कि हम लोगों को इस पूरे के जितना भी स्केलर फील्ड दिया है, जितने भी स्केलर फील्ड दिए हुए हैं, जिनमें ये दो सरफेस हम लोग के पास रखे हुए हैं, तो इनमें हम लोगों का स्केलर फंक्शन, ये जो अदिश फलन है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मापांक निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो सपोज करते हैं कि हम लोगों ने ये वाले S1 पर और S2 पर कोई एक पॉइंट यहाँ हम लोगों ने मान लिया कि P ले सकते हैं। P जो है ऐसा मैंने एक P पॉइंट लिया हुआ है, ये हमारे पास इस तरीके से कोई पॉइंट रखा है S1 में पॉइंट है। और इसका मान लेते हैं कहीं पर से कुछ ओरिजिन, जहाँ से अपने को इस पॉइंट का मापना है या इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ओरिजिन पॉइंट ले लिया O, कोई O मान लिया ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। और यहाँ से मान लेते हैं इस ओरिजिन पॉइंट से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है, या ये कहा जा सकता है कि इसकी जो स्थिति सदिश है इस पॉइंट तक, यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं, एक ही है दोनों, ये ओरिजिन पॉइंट, इसका जो है स्थिति सदिश या
पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर आर है, और इसका डायरेक्शन है वो कैसा है, तो ये ओ से पी की ओर है। और सेम टू सेम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम लोगों ने बोला है क्यू पॉइंट, कैपिटल क्यू पॉइंट, और इसका यहाँ से पोजीशन जो वेक्टर हम लोग ले रहे हैं ये वाले से ये ओ तक का, ये स्ट्रेट है एक्चुअल में। तो ये हम लोगों ने ऐसा इस तरीके से लिया हुआ है और ये मिला हुआ है। तो इस पॉइंट से क्यू पॉइंट का जो है डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर, ये हम लोगों ने मान लिया वेक्टर आर प्लस वेक्टर ऑफ डी आर है, ठीक है। और तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा पी और क्यू का, जो पी और क्यू का हमारे पास होगा, ये पी और क्यू का जो हमारे पास डिस्टेंस है ये हमारे पास कुछ ऐसा रहेगा। इसके बारे में सीधा एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच देते हैं, ये ज़्यादा सही है। ये हमारे पास यहाँ से जो हमारा P पॉइंट है यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारे पास होगा ये स्ट्रेट लाइन ही होगा हमारे पास। तो मान लेते हैं ये हम लोग के पास हो गया वेक्टर डी आर, ठीक है, डिस्टेंस जो हम लोग के पास दिया हुआ है। और मान लेते हैं कि इस P पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो हमारा यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो है वो इस तरीके से हमारे पास एक नॉर्मल होता है यूनिट वेक्टर, इसको हम लोगों ने बोल दिया एन कैप। ये हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर इसको भी मिला दिया जाए, फिलहाल अभी रहने देते हैं, तो ये हम लोग के पास इस तरीके से हो गया। तो ये पूरा सरफेस है, ऐसा हम लोगों ने लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम के अकॉर्डिंग टू फिगर क्या है या चित्रानुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग को बतानी पड़ेंगी। एक हमारे पास है वेक्टर OP की जो वैल्यू हम लोगों ने लिया हुआ है वो वेक्टर R है, और OQ की वेक्टर OQ की जो वैल्यू है वो हमारे पास वेक्टर R प्लस वेक्टर ऑफ DR है। सेम टू सेम हमारे पास जो PQ की जो वैल्यू है, अच्छा इसका डायरेक्शन हम लोग कुछ इस तरीके से लेते हैं कि हमारे पास ओरिजिन वाला है तो ये हमारे पास ऐसा डायरेक्शन है, और P से जब Q की ओर जा रहा है तो हमारा डायरेक्शन ऐसा है P से Q की ओर। तो P से Q की ओर जब जा रहा है तो उसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो वेक्टर ऑफ DR है। ये हम लोगों ने इस तरीके से लिया हुआ है, सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब इसी में से मैं देख रहा हूँ कि अगर मैंने ये निकाला वेक्टर PQ निकाला, तो वेक्टर PQ की जो वैल्यू है उसको हम लोग लिख सकते हैं, जो बड़ा रहेगा वो OQ माइनस हो जाएगा वेक्टर ऑफ OP। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास कितना है, तो OQ की जो वैल्यू है वेक्टर R प्लस वेक्टर DR माइनस OP की जो वैल्यू है वो हमारी वेक्टर R। तो ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ वेक्टर ऑफ DR जो हम लोगों ने लिया हुआ है। तो ये हम लोग के पास कुछ इस तरीके से है। मान लेते हैं कि यहाँ पास कुछ कोई एक पॉइंट है, ये जो लाइन है यहाँ हमारे पास कुछ एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P प्राइम। तो जो P प्राइम है वो एक नॉर्मल है और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अपन प्रेजेंट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये हम लोग के पास हो जाएगा वेक्टर ऑफ DN, ये हम लोगों ने लिया। और इसके करस्पॉन्डिंग जो ये PP जो डायरेक्शन हम लोगों ने लिया है इसके करस्पॉन्डिंग एक्चुअली में ये जो हम लोगों ने डिस्टेंस लिया हुआ है ये हमको पोजीशन वेक्टर बता रहा है वेक्टर ऑफ DN। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर है वो हम लोगों ने देख लिया है कि n कैप है। तो इतना तक हम लोग के पास आया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं फिगर से देखता हूँ तो मेरे पास वैल्यू फिर कितना हो जाएगा उसको थोड़ा सा ध्यान दिए रहते हैं।
तो अगर मैंने इसको लिया तो वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये हमारा इस तरीके से, तो अगर मैं इसको इस तरीके से थोड़ा ट्रायंगल बना लेता हूँ, इन दोनों को मिला देता हूँ, इस तरीके से मैंने मिलाया, तो ये एक ट्रायंगल शेप में रहेगा। अभी तो फिलहाल ये बना नहीं है, तो ट्रायंगल शेप में हमारे पास मिलेगा इस तरीके से। तो बाय ट्रायंगल ये हमारे पास हो जाएगा P प्राइम P Q। तो अगर उस ट्रायंगल में लिखूँ तो मेरे पास, अगर मैंने यहाँ पास मान लेता हूँ कि यहाँ पास जो बनने वाला एंगल है ये यहाँ बनना चाहिए एंगल, लेकिन यहाँ बन रहा है अभी फ़िलहाल, तो ये यहाँ पास मान लेते हैं बनने वाला एंगल हमारा थीटा है। तो थीटा अगर एंगल है तो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा के लिए लिखता हूँ, तो कॉस थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर आधार बटे कर्ण। तो बेस या आधार जो है वो है पी प्राइम अपॉन, और हाइपोटेनियस या फिर कर्ण अपने पास कितना है पी क्यू। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो पी प्राइम अपॉन पी क्यू जो है वो हमारे पास कितना है, तो पी क्यू की वैल्यू फिलहाल एक बार ये पी क्यू जो वैल्यू है इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पी प्राइम की जो वैल्यू है वो हमारे पास है, ये हमारे पास ऐसा वेक्टर ऑफ डी एन, वेक्टर ऑफ डी एन, और ये हमारे पास हो जाएगा कितना, वेक्टर ऑफ डी एन अगर मैंने लिखा, ये वेक्टर ऑफ डी एन हमारे पास नहीं है, पी की जो वैल्यू हम लोगों ने लिया हुआ है वो एक्चुअल में एन कैप के फॉर्म में ही बता रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, वेक्टर ऑफ डी एन है, और नीचे में इसकी वैल्यू कितनी है, वेक्टर ऑफ डी आर। तो यहाँ से वेक्टर ऑफ डी एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, वेक्टर ऑफ डी आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो एक हम लोगों के पास इस तरीके से कुछ आया, ये हम लोग के पास ऐसा आया हुआ है। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्योंकि डी एन है और हम लोगों को पता है ये इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट है, और एक हम लोगों को जानकारी है कि अगर मैं यूनिट वेक्टर लेता हूँ, जैसे मैंने लिया एन कैप, तो इसका मतलब क्या चीज़ है एन कैप का, कि वेक्टर डी एन अपॉन, ये हम लोग के पास पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम लोग इसे लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारे पास ये वाले तरीके से, तो वेक्टर ऑफ डी एन की जो वैल्यू है वो हमारा एन कैप इंटू वेक्टर ऑफ डी आर है। तो इसको अगर मैं इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड बोला, तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड से दोनों को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास जो वैल्यू है वेक्टर डी एन, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों हमारे पास बराबर हो गए। तो वेक्टर डी एन की वैल्यू, एक तो हम लोग के पास वेक्टर ऑफ डी आर कॉस थीटा है, और एक हम लोग के पास एन कैप इंटू वैक्टर ऑफ डी आर, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दिया। तो ये हम लोग के पास इस तरीके से आया हुआ है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ था, क्या फंक्शन हम लोगों ने लिया था, तो फाई फंक्शन, ये अदिश क्षेत्र था, स्केलर था, और किसी पॉइंट P पर, जो P पॉइंट हम लोगों ने लिया हुआ था वो P प्राइम पर के डायरेक्शन में जो है वो ज़्यादा वैल्यू होगा किसका, थीटा का। तो अगर मैं ये फंक्शन को मान लेता हूँ कि ये फंक्शन जो हम लोगों ने अदिश फलन लिया है या फिर स्केलर फंक्शन लिया, ये किसका किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स चेन रूल के थ्रू, डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई डेल जेड इंटू डी जेड। और इसको हम लोग और क्या शो कर सकते हैं, अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूँ, इसको मैं अलग अलग लिखना चाहूँ तो और मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो हमारे पास इस तरीके से हो गया सिर्फ डी फाई के लिए वैल्यू जो है, और अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, आई कैप डेल अपॉन डेल फाई, सॉरी ये एक्स हो जाएगा, डेल एक्स ये फाई प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई फाई प्लस
के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू ये डी एक्स डी वाई डी जेड को ऐसा लिखा जा सकता है आई डी एक्स जे डी वाई के डी जेड, इस तरीके से, ताकि ये मल्टीप्लाई हो तो यही अपने पास आए। तो ये डी फाई की जो वैल्यू है हमारे पास है, और ये किसकी वैल्यू है, ये हो जाएगी हमारी वेक्टर डेल फाई अदिश राशि, स्केलर इसीलिए बीच में नहीं आएगा, और ये पूरी हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ डी आर का। तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर शायद 4 है, ये शायद 3rd है, जो भी है, ये हम लोग के पास इस तरीके से दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि वेक्टर और आर इज इक्वल टू होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास आएगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, इस तरीके से। अब ये हम लोग के पास इस तरीके से हुआ है, और इन्हीं सब चीज़ को अगर मैं लिखता हूँ तो हमारे पास वैल्यू भी कितना आएगा उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सिमिलरली अगर मैंने सिमिलरली ऐसे लिखा तो डी फाई की वैल्यू हम लोग के पास कितनी हो जाएगी, डी फाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो डी फाई को डेल फाई अपॉन डेल एन इंटू डी एन लिखा जा सकता है, और डी एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो डेल फाई अपॉन डेल एन, और डी एन की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था एन कैप इंटू वैक्टर ऑफ डी आर। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन फॉर इसके लिए, इस पेज के लिए। तो ये हम लोग के पास कुछ इस तरीके से है। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं बाय इक्वेशन 3rd एंड 4th, ये 4th वाला, 3rd और 4th वाला, तो दोनों डी फाई हैं, तो ये दोनों भी अपने पास होंगे। तो वेक्टर डेल फाई इंटू वैक्टर डी आर इज इक्वल टू हमारे पास है डेल फाई अपॉन डेल एन एन कैप इंटू वैक्टर ऑफ डी आर। तो ये डी आर और ये डी आर वाला हमारा कैंसिल होगा, ये होगा वेक्टर डेल फाई, क्योंकि अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, डेल फाई डेल एन इंटू एन कैप, और यही हम लोग को प्रूव करना था। ये हम लोग के पास इस तरीके से। इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एन इंटू एन कैप। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक वेरी 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 मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ये हर साल क्वेश्चन करीबन पूछ ही देता है, और फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, बाकी नेक्स्ट टाइम में।